गॉस लॉ का अगला लेक्चर देखते हैं हम। गॉस लॉ 5, ठीक है नहीं, 4 तक करा दिया था। फिजिक्स SPC संदीप, ठीक है। चलो आज देखते हैं इसमें। देखो, गॉस लॉ को पढ़ने से पहले हमें सॉलिड एंगल को पढ़ना चाहिए। बहुत सारे टीचर सॉलिड एंगल को नहीं पढ़ाते। न्यूटन में दे रखा है सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, यानी तो गॉस लॉ के डेरिवेशन में हम सॉलिड एंगल का यूज कर सकते हैं। जानते हो, सॉलिड एंगल का हम यूज करेंगे तो हमें यहाँ से एक कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले आप सॉलिड एंगल को समझते हैं, फिर जब हम गॉस लॉ का डेरिवेशन बताएंगे तो सॉलिड एंगल का क्या यूज है उसके अंदर, गॉस लॉ के डेरिवेशन के अंदर, वो हम चेक करेंगे, ठीक है, समझेंगे। दैट मीन्स चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, देखो सॉलिड एंगल को पढ़ने से पहले आपको प्लेन एंगल मालूम है। प्लेन एंगल क्या होता है? व्हाट इज द प्लेन एंगल? आपने यूनिट सुनी होगी, प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन होती है। प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। तो ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ठीक है नहीं, इन दोनों में डिफरेंस जानना है। प्लेन एंगल आप पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रीड करा देता हूं आपको कि प्लेन एंगल होता क्या है। कोई भी सर्कल लो, कैसा सर्कल, ठीक है, जैसे जो चौड़ी स्टाइल होता है ना, चौड़ी रिंग होती है, कड़ा, है ना, वो सर्कल। तो एक सर्कल लिया है, देखो मैंने इसे, आप स्फीयर नहीं समझना, क्या है ये, सर्कल है भाई आपका, ठीक है ना, सर्कल, ठीक है ना, ये स्फीयर नहीं है, 3D नहीं है, एक सर्कल लिया है हमने। इस सर्कल का एक ये वाला जो देखें, ये जो है ये माइनर आर्क, ये वाला आर्क हो गया, ये वाला यहां से अगर यहां तक देखें ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क, मतलब आर्क। तो ये देखो, इसको हम आर्क बोलते हैं। किसी भी सर्कल के आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल, सर्कल के आर्क द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल प्लेन एंगल कहलाता है। किसी भी सर्कल के आर्क द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड एंगल क्या कहलाता है, प्लेन एंगल। तो देखो ये आर्क है और ये सर्कल का सेंटर, तो ये आर्क इस सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करेगा, तो इस आर्क के दोनों एंड को इस सेंटर से मिला लो। ये देखो मैंने मिला दिया ये। तो ये जो आर्क के जो दोनों एंड्स हैं ये वाले, इन दोनों को सेंटर से मिलाया, ये सेंटर O, तो ये जो एंगल बना, इस एंगल का नाम है प्लेन एंगल। और इसको हम क्या बोलते हैं भाई, रेडियस। ये रेडियस होती है। तो आपने प्लेन एंगल का फॉर्मूला पढ़ा हो, प्लेन एंगल या एंगल ही पढ़ा हो, उसे लिखते हैं हम आर्क ओवर रेडियस, है ना। प्लेन एंगल का फॉर्मूला ये होता है। और इसको जो मेजर करते हैं प्लेन एंगल को, वो रेडियन में करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में RAD लिख देते हैं हम, ठीक है। ये प्लेन एंगल हो गया, समझ में आया आपको ये, ठीक है। ये डेफिनेशन दे सकते हैं हम प्लेन एंगल की। सिमिलरली जैसे ये जो है 2D सरफेस है, 2D फिगर है आपका, 2D, इसमें XY प्लेन लाई कर, XY प्लेन YZ प्लेन में लाई कर सकता है, किसी प्लेन में लाई कर सकता है, मतलब 2D होता है सर्कल। लेकिन सॉलिड एंगल होता है 3D सरफेस के लिए। किसके लिए? 3D क्लोज सरफेस के लिए। जैसे हम एक स्फीयर लें, सॉलिड एंगल को डिफाइन कर रहे हैं हम, सॉलिड एंगल, इसको एंगल को, प्लेन एंगल को हमने थीटा से डिनोट किया, ठीक है। अब हम बता रहे हैं आपको कि ये सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। तो देखो स्फीयर ले लें, वैसे तो सभी ऑल टाइप क्लोज, जितनी भी आपकी क्लोज सरफेसेस हैं, क्लोज बॉडीज हैं, सबके लिए सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं। लेकिन जो डिफाइन किया गया है, इसको डेफिनेशन दी गई है सॉलिड एंगल की, वो स्फीयर पे दी गई है। पहले चलो समझते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है। तो सॉलिड एंगल क्या है, एक स्फीयर लें, उस स्फीयर के सरफेस एरिया द्वारा, स्फीयर के सरफेस एरिया द्वारा स्फीयर के सेंटर पर बनाया गया एंगल सॉलिड एंगल कहलाता है। देखो यहां सर्कल के आर्क द्वारा, किसके द्वारा, इस जगह पर प्लेन एंगल में सर्कल के आर्क द्वारा
सर्कल के सेंटर पर बनाया गया एंगल तो क्या है, प्लेन एंगल। और अगर स्फीयर ले लें, उसके सरफेस एरिया द्वारा, उसके स्फीयर के सरफेस एरिया द्वारा स्फीयर के सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है उस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहते हैं। जैसे मैं एक यहां एक स्फीयर ले लूं, देखो ये स्फीयर ले लिया, ये स्फीयर होता है, ये क्लोज सरफेस हो गया, क्लोज सरफेस, मतलब आप इसे 3D फिगर कह सकते हो। स्फीयर मतलब फुटबॉल टाइप का, जैसे फुटबॉल होती है, गेंद बॉल होती है, ठीक है नहीं, उस टाइप का एक स्फीयर ले लिया आपने। अब स्फीयर का जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया का हमने एक छोटा सा स्मॉल एरिया ले लिया भाई, देखो ऐसे, ये स्मॉल एरिया ये वाला, ठीक है नहीं, थोड़ा सा बढ़ा लिया मैंने, ये स्मॉल एरिया ये वाला। देखो इस पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया, अगर इसकी रेडियस r हो, स्फीयर की रेडियस अगर r है, r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया, एंटायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, आपको मालूम होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्फीयर का एंटायर सरफेस एरिया ना लेके, ये तो पूरा जो स्फीयर का सरफेस होता है ना, चारों तरफ से पूरा सरफेस एरिया, ऐसे सरफेस एरिया, सरफेस वाला जो सरफेस का एरिया होता है वो 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन हम एंटायर सरफेस ना लेके उस स्फीयर के सरफेस का एक छोटे से पार्ट का सरफेस एरिया लें, जैसे मैंने ये ले लिया, देखो ये वाला, ये सरफेस एरिया ये ले लिया, इसका सरफेस एरिया मैंने डीए मान लिया, ठीक है ना, स्मॉल एरिया है तो डीए। ये स्फीयर का सरफेस एरिया जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, जो देखो ये इसने ये एंगल बनाया, इसकी कॉर्नर बना दी ऐसे, ठीक है ना। तो देखो ये जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को हम सॉलिड एंगल कहेंगे। स्मॉल एरिया द्वारा बनाया जा रहा है तो स्मॉल एंगल बनेगा, और सॉलिड एंगल का जो सिंबल है वो डी ओमेगा होता है, ठीक है भाई। जरा समझो इसको, एक बार और समझा दूं। जैसे आपने वाटरमेलन देखा है, सबने देखा हुआ, सब सर कैसी बात कर रहे हैं, वाटरमेलन देखा है, सब देखते हैं वाटरमेलन, सबको देखा। अगर उसे इस परफेक्ट स्फीयर शेप का एक वाटरमेलन है, परफेक्ट स्फीयर का, जो जैसे आप कभी मार्केट जाते हो वाटरमेलन खरीदने के लिए, तरबूज खरीदने के लिए, तो आप क्या कहते हो उससे कि भैया ये आपका मीठा निकलेगा नहीं निकलेगा, तो वो कहता है कि आप इसे काट के देख लीजिए और चेक करके, नहीं काट के चेक करा दूंगा मैं आपको, और आप चेक करके ले जाइए, अगर मीठा निकले तो आपका है, अदरवाइज छोड़ देना, मैं दूसरा पेज दे दूंगा, ये तो बोलता है। तो एक बड़ा सा चाकू निकालता है वो, है ना, और बड़ा सा चाकू निकाल के उसे उसमें ऐसे डालता है, और देखो ऐसे 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 करके वो उसमें से एक पीस सा निकाल लेता है ना। जरा इमेजिन करो, वो पीस सा निकालता है ना, तो जो आपका ग्रीन ग्रीन पोर्शन है, आप जैसे एक स्फीयर यहां मैं आपको दिखाऊं, एक स्फीयर में आपको यहां दिखाऊं, जैसे मान लो ये वाटरमेलन है आपका, ये वाला, ये देखो ये आपका स्फेरिकल शेप का वाटरमेलन तरबूज। अब उसने एक चाकू लिया और ऐसे 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 एक उसमें चाकू अंदर एंटर करा के ऐसे पीस निकाल लिया। देखो ये सरफेस जो होता है वो ग्रीन होता है कि नहीं, ये सरफेस ग्रीन है, और इसमें से जब निकाला एक ऐसा ये निकल जाता है आपका, जरा सोचो, इमेजिन करो, है ना। तो एक इस तरह से पीस निकलता है, ये वाला हिस्सा रेड रेड होता है, ये वाला, ठीक है नहीं। तो ये जो एंगल बनना है, इस एंगल को ही हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड एंगल कह रहे हैं। ये जो एंगल बनना है, ऐसे जो बनेगा ऐसे, ये जो है वो सॉलिड एंगल होगा। जरा समझो, जैसे ये मेरा स्फीयर का एक सरफेस एरिया, देखो ये वाला ये एक स्फीयर का सरफेस एरिया इस तरह से, ठीक है। अब इसके स्फीयर का सरफेस एरिया होगा, ये स्फीयर का सेंटर है, ये ठीक है, ये स्फीयर का सेंटर है। तो आप क्या करिए, एक रील का धागा लीजिए, रील का धागा लेके यहां से ऐसे चारों बाउंड्री से कनेक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है नहीं, मतलब एंटर करा दो इसमें से, और यहाँ पर एक धागा लटका लो, एक धागा ऐसे लटका लिया, एक धागा ऐसे लटका लिया, एक धागा ऐसे लटका लिया। इस बाउंड्री से आप एक वायर लटका लो, धागा इस पतला रील का धागा लटका लो, और उन सबको पकड़ लो, फिर खींच लो, ऐसे नहीं, और यहाँ इकट्ठा कर लो सेंटर पर। तो एक ऐसे देखो, ऐसे रील का धागा आएगा, एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा, तो
इस सरफेस एरिया द्वारा जो रील का धागा बनाने से कौन सा बन जाएगा, एक कौन सा, देखो नीचे से रील का धागा लोगे ऐसे, तो एक ऐसे और एक ऐसे और एक ऐसे, एक ऐसे, तो एक कौन सा बन गया। और ये इस सरफेस एरिया द्वारा जो ये जगह पर एंगल बनना है, उस एंगल को हमने नाम दिया है क्या, सॉलिड एंगल। समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। सॉलिड एंगल क्या है, फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन में इतना लिखते हैं, जिस एक स्फीयर है उसके सरफेस एरिया द्वारा सेंटर पर जो एंगल सबटेंड होता है, सरफेस एरिया द्वारा जो सेंटर पर एंगल सबटेंड हो रहा है, उसे हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, चलो इतना पढ़ लिया, आगे। तो देखो ये सरफेस एरिया, ये देखो ये जो 4 पाई दिख रहा है आपको, 4 पाई यहां स्फीयर का सरफेस एरिया A इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां ये जो 4 पाई है ना, यही तो सॉलिड एंगल है। यहां ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो A प्रोपोर्शनल टू कितना, आर स्क्वायर। लेकिन ये तो ये जो सरफेस एरिया है वो होल स्फीयर का है या एक स्फीयर के एक स्मॉल पार्ट का एरिया है। तो ये वाला जो स्फीयर, ये जो सरफेस एरिया लिखा है, ये हमारा ये जो सरफेस एरिया है वो स्फीयर का सरफेस का टोटल एंटायर सरफेस का एरिया है, एंटायर सरफेस का। एंटायर सरफेस का अगर सरफेस एरिया है तो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो पोर्शन है, ये एंटायर सरफेस के द्वारा सेंटर पर बनाया गया सॉलिड एंगल है 4 पाई। क्या हम यहां देखें, जैसे यहां ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, क्या ये जो है सॉलिड एंगल क्या एंटायर सरफेस एरिया ने बनाया, नहीं। तो ये एंटायर सरफेस एरिया ने नहीं बनाया, तो ये कैसे लिखें इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो डी ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डी ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डी ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इसी के बेसिस पर लिख सकते हो आप, ठीक है। और ऐसे लिखा, फिर प्रोपोर्शन इसको ऐसे किया, डी ए इज इक्वल टू किसी प्रोपोर्शनल टर्म को उठाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट टर्म, तो एक कांस्टेंट टर्म आया, देखो ये इनटू कितना, आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को इसके नीचे ले आए, और इस कांस्टेंट टर्म को ही हम क्या नाम देते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है ये डी ओमेगा है, ये कांस्टेंट टर्म है, यही डी ओमेगा है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल कितने एरिया ने सबटेंड किया है, एंटायर सरफेस एरिया ए ने, या स्मॉल सरफेस एरिया उस स्फीयर का एक स्मॉल सरफेस एरिया डी ने, तो डी ए ने सबटेंड किया है। कितना किया है, तो ये लिख सकते हो आप यहां, डी ए इज इक्वल टू डी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए ओवर आर स्क्वायर। ये देखो इतना एंगल सबटेंड किया है स्मॉल सरफेस एरिया द्वारा, डीए द्वारा, स्मॉल सरफेस एरिया डीए द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल डी ओमेगा, ठीक है। अगर आप एंटायर सरफेस एरिया द्वारा बनाना चाहते हो तो एंटायर सरफेस एरिया ये रहा। अगर आप एंटायर सरफेस एरिया बनाना चाहते हो, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाई एंटायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, द सॉलिड एंगल सबटेंड बाई एंटायर सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। तो देखो ये तो स्मॉल पार्ट का एरिया है, तो आप इसे एंटायर सरफेस एरिया लिख लो। रेडियस तो आर ही है इसकी, सर्कुलर पाथ, इस स्फीयर की रेडियस तो आर स्क्वायर है, और एंटायर सरफेस एरिया द्वारा है तो ओमेगा। अब एंटायर सरफेस एरिया होता कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो सॉलिड एंगल आया हमारा कितना, यहां से ओमेगा इज इक्वल टू कितना आया, 4 पाई। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है, सॉलिड एंगल को हम जिसमें मेजर करते हैं वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, लेकिन इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसआर, ठीक है। स्टेरेडियन को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एसआर, ठीक है। तो देखो ये आपने चेक किया कि अगर इस स्फीयर के एक स्मॉल एरिया द्वारा सॉलिड एंगल निकालना हो तो ये रहा फॉर्मूला, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर। एंटायर सरफेस एरिया द्वारा, स्फीयर के एंटायर सरफेस एरिया द्वारा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड होगा, तो देखो ये रहा, एंटायर सरफेस एरिया ले रहे हैं तो एंटायर सॉलिड एंगल आ गया, टोटल सॉलिड एंगल आ गया, तो टोटल सॉलिड एंगल ए अपॉन आर स्क्वायर, टोटल एरिया लिया है, ए की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर, इससे कट गया, सॉलिड एंगल आ गया 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। ये बात समझ में आया आपको, सॉलिड एंगल समझ में आया पहले आपको यहां तक, ठीक है। इतना क्लियर है
ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। सॉलिड एंगल समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, अभी इसका यूज बताएंगे। अभी सॉलिड एंगल कंप्लीट नहीं हुआ है, बता रहा हूं अभी तो आपको, समझ में पहले इतना समझा। ठीक है, चलो चेक करते हैं आगे। अब देखो, मैंने आपको ये फॉर्मूला तो बता दिया कि अगर आप स्मॉल सरफेस एरिया लोगे उसके द्वारा, स्फीयर का स्मॉल सरफेस एरिया लोगे उसके द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल d/r² होगा, और एंटायर सरफेस एरिया को निकालोगे सॉलिड एंगल, एंटायर सरफेस एरिया द्वारा सॉलिड एंगल निकालोगे तो वो 4π स्टेडियन होगा। ठीक है ना, सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कहां पर हो रहा है? सेंटर पर हो रहा है। ठीक है, स्फीयर के सेंटर पर। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं एक आपको छोटा सा पॉइंट बताऊंगा, इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इस पर ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने ये कह दिया कि ये हमारा एक स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है। अब इसके स्मॉल एरिया द्वारा, जैसे ये हमने एक स्मॉल एरिया ले लिया, बड़ा दिखा दिया काफी, इतना बड़ा स्मॉल एरिया नहीं दिखाते, छोटा सा स्मॉल एरिया दिखाते हैं। मान लो ये स्मॉल एरिया है, ठीक। देखो स्मॉल एरिया दिखाया तो एरिया की डायरेक्शन दिखाना समझाइए मैंने, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाते हैं, ठीक है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखाते हैं, तो स्मॉल एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड दिखा दी। सबसे पहले आप जो स्मॉल एरिया सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है उस स्मॉल एरिया की डायरेक्शन को शो करिए सबसे पहले, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये स्मॉल सरफेस एरिया इसके सेंटर ओ पर, इसके सेंटर ओ पर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा। ये स्मॉल एरिया डी, स्मॉल एरिया छोटा सा एक पॉइंट सा हुआ, इतना बड़ा नहीं होगा। स्मॉल एरिया जो बनाएंगे ऐसे, वो एक छोटा सा पॉइंट होगा ऐसे, ठीक है ना, डी, तभी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर सब दिखा देंगे। इतना बड़ा कर देंगे तो जो है इस जगह पर एरिया की डायरेक्शन ऐसे होगी और ये सेंटर से जाती हुई, और यहां दिखाएंगे तो एरिया की डायरेक्शन आपकी ऐसे हो जाएगी, यहां दिखाएंगे तो एरिया की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, है ना। समझ में आया? कुछ पीछे पढ़ाया मैंने एरिया की डायरेक्शन के बारे में आपको, ठीक है। इसीलिए बहुत छोटा सा दिखाएंगे अब, लेकिन वो फिर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने ऐसा बना दिया है। अब ये स्मॉल एरिया डी सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, तो ये स्मॉल एरिया का जो सरफेस है वो इससे कितनी दूरी पर है, ये आर डिस्टेंस है यहां से सरफेस, इस सरफेस एरिया डी ए की जो सरफेस एरिया ये वाला, ये समझ में ऐसे हुआ, ये इस तरह से 3D सोचो, ये इस तरह से, तो यहां से डिस्टेंस लिया, यहां से ऐसे सरफेस है यहां से, ठीक है, ये डिस्टेंस आर पे है, डिस्टेंस है, रेडियस मत कहिए। सरफेस एरिया जो सेंटर पर जिस पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है, ओ पर कर रहा है, सरफेस एरिया से डीए से, इस सरफेस से जिस पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहा है वहां तक की डिस्टेंस है आपकी यार, ठीक है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं, तो देखो सॉलिड एंगल डी ओमेगा, क्या सॉलिड एंगल डी ओमेगा इज इक्वल टू, यहां लिखते हैं हम नॉर्मल एरिया, ठीक है, और नीचे लिखते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। देखो ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला, नॉर्मल एरिया अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब नॉर्मल एरिया का मतलब समझिए, देखो ये सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ तो है, ये इस सरफेस एरिया जो दिखाया है उस सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, इस यही सरफेस एरिया एंगल सबटेंड कर रहा है तो इसके परपेंडिकुलर है क्या नहीं, बाहर की तरफ है। तो आप यहां पे तो आर का स्क्वायर लिख लीजिए, सरफेस से जिस पॉइंट पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं उस डिस्टेंस का स्क्वायर लिख लीजिए। जो आर के अलोंग डीए है, देखो आर की अलोंग जो डीए है, इस डीए की डायरेक्शन इस आर के अलोंग है ना, आर के अलोंग है ना डीए, वही नॉर्मल एरिया यहां आएगा। जो आर के अलोंग हो उसको लिख दो आप एरिया को इस जगह पर, तो अपने आप परपेंडिकुलर नॉर्मल एरिया हो जाएगा, ये डी ओमेगा, ये ऐसे। सब बच्चे कहेंगे सर क्या बता रहे हो, तो बता ही चुके हो आप पहले, अभी समझा रहा हूं, जरा समझो अच्छी तरीके से। ये इस सरफेस एरिया द्वारा, ये इस सरफेस एरिया द्वारा सॉलिड एंगल हो गया सबटेंड, ओके, ठीक है। अब जरा समझो, इसको अगर मैं ऐसे कर लेता, ये स्फीयर ही है, यही वाला स्फीयर मैंने दोबारा बना लिया, सर्कल नहीं बना रहा, स्फीयर बना रहा हूं, फिर बोल देता हूं ये स्फीयर है, ठीक है भाई, और ये भी स्फीयर है, ठीक है, ये भी स्फीयर है। अब स्मॉल एरिया फिर दोबारा से मैंने बना दिया इस जगह पे, देखो ये रहा,
ये मैंने स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया भाई। सबसे पहले हमें स्मॉल एरिया जो दिखाया है उसकी एरिया की डायरेक्शन दिखा देते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ दिखा दिया। अब मैं चाहता हूं कि ये सरफेस एरिया डीए स्फीयर के सेंटर पे नहीं, स्फीयर के इनसाइड ही, बाहर नहीं, स्फीयर के इनसाइड, यानी सॉलिड एंगल हमेशा जो सरफेस एरिया होता है उसके इनसाइड ही बनाते हैं, आउटसाइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, स्फीयर के इनसाइड ही, सेंटर को छोड़कर। जैसे इस जगह पर ये सरफेस एरिया कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यही सरफेस एरिया डीए सेंटर पे नहीं, अभी सेंटर पे बनाया था, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ये सरफेस एरिया डीए इस वाले पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर। इसको भी मैंने ओ कह दिया, ओ डैश कह देते हैं, चलो इस वाले पॉइंट पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इसकी देखो सरफेस से इसकी डिस्टेंस ले लो पहले आप, ऐसे एक पी पॉइंट मान लो यहाँ पे, ये एक पी पॉइंट है ये रहा। ठीक है, एक पॉइंट का ही तो होता है, छोटा सा पॉइंट का स्मॉल एरिया हुआ डीए। ठीक है, तो ये ओ डैश से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस ये हो गई आपकी आर। तो आप इसके लिए जब सॉलिड एंगल लिखोगे, ये तो इसके डायग्राम के लिए सॉलिड एंगल हो गया, इस डायग्राम के लिए लिखोगे तो नीचे तो डिस्टेंस का स्क्वायर लिख दोगे। मैं फिर क्या हुआ, पहले सरफेस एरिया की डायरेक्शन दिखाना, सबसे पहले सरफेस के परपेंडिकुलर आर की तरफ, तो जो मैंने सबसे पहले दिखाई। फिर ये वाला सरफेस एरिया किस पॉइंट पर सॉलिड एंगल बना रहा है, इनसाइड ही देखेंगे स्फीयर के, आउटसाइड नहीं देखेंगे। तो ओ डैश पर पूछ रहे हैं कितना एंगल बनाएगा सॉलिड एंगल, तो ओ डैश से पी पॉइंट को मिला लो, ये डिस्टेंस हो गई, इसको नीचे लिख दो आर का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। अब कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो देखो ये आपको इससे मिला लो, ये एंगल सबटेंड कर रहा है भाई डी ओमेगा। ठीक है, और ये डिस्टेंस आपकी आर है। तो मैंने अभी इस फॉर्मूले में बताया था कि यहां पे कौन सा एरिया लेते हैं, नॉर्मल एरिया। लेकिन एक बात समझ लीजिए, मैं इसको अलग तरीके से बता रहा हूं। नॉर्मल एरिया तो वो है ही है, सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां हम जो बता रहे हैं वो तो समझो, आर के अलोंग वाला एरिया लिखेंगे। तो यहां ये वाला जो डीए है वो आर के अलोंग है कि नहीं, देखो एक ही लाइन में है कि नहीं डीए, क्या ये डीए आर के अलोंग है, क्या ये डीए आर के अलोंग है, नहीं है। तो इस डीए को हम यहां नहीं लिख सकते। ये देखो, ये इस वाले में आर के अलोंग डीए है, क्या इसमें ये डीए आर के अलोंग है, नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, इससे ये थीटा कंसीडर कर लें और इस डीए का कंपोनेंट कर लें, ये डीए का कंपोनेंट कर लें, ये वाला तो ये डीए है, इसका कंपोनेंट अगर ये थीटा बना रहा है इससे, तो ये लिख सकते हैं डीए कॉस थीटा। तो अब बताओ इसमें आर के अलोंग कौन सा एरिया है, डीए या डीए कॉस थीटा। तो डीए तो इस वाले ब्लैक पोर्शन का एरिया है, जो स्मॉल पार्ट का एरिया डीए, और डीए कॉस थीटा इसका कंपोनेंट है, इसका एक छोटा सा पार्ट है, इसका भी एक पार्ट कर लिया डीए। इस डीए की जो डायरेक्शन है, डीए कॉस थीटा की डायरेक्शन आर के अलोंग है, इसीलिए हम यहां लिख पाएंगे डीए कॉस थीटा, यहां लिख पाएंगे हम डीए कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए सॉलिड एंगल डीए कॉस थीटा। यहां थीटा क्या है भाई, तो यहां थीटा है आर के, देखो ये आर वेक्टर हो गया, ये आर वेक्टर, ये देखो यहां तक ये आर वेक्टर। तो आर वेक्टर और डीए के बीच में एंगल बिटवीन डीए वेक्टर एंड आर वेक्टर। आर की देखो ये स्फीयर है, ये सरफेस एरिया हो गया, इस जगह पर इस सरफेस एरिया, ये इस वाले पॉइंट में मिलाएंगे पी पॉइंट पर। अगर ये को छोटा सा दिखाएं, ये पी पॉइंट तो ये सेंटर, तो ये आर वेक्टर ये हो गया। अगर हम ये रेडियस वेक्टर बोलते हैं ना इसको, ये पॉइंट सेंटर सॉरी इस जगह पे देखें तो ये आपका आर वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन। इस वाले पॉइंट पे देखें ओ डैश, तो ये आर वेक्टर हो गया ये वाला। ठीक है, तो आर वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच में एंगल हो गया थीटा यहां पे। तो ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला ये हो गया। इसमें डीए कॉस थीटा जो है, ये जो डीए कॉस थीटा है, देखो यहां पर एक प्रोजेक्शन बना लो आप छोटा सा ऐसे, ठीक है, ये व्हाइट वाला, ये वाला, ये डीए कॉस थीटा इस व्हाइट वाले पोर्शन का जो मैंने ये बनाया, ये वाला इसका एरिया होगा डीए कॉस थीटा, क्योंकि एरिया की डायरेक्शन जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। क्या इस एरिया की डायरेक्शन इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है डीए कॉस थीटा की डायरेक्शन नहीं है, और डीए की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये इसका एरिया हो गया। तो ये फिर किसका एरिया, तो ये इस वाले पोर्शन का एरिया, इस वाले पोर्शन का,
और इस वाले पोर्शन का है, तो देखो इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है कि नहीं इस एरिया की डायरेक्शन डी cos थीटा, और यही इस पे सॉलिड एंगल बना रहा है, तो इतना बना रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, ये बात समझ में आई? पक्का? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? एक देखो इसमें समझ में आया? इसमें मैं अगर इसको और थोड़ा सा अच्छा करूं, एक बार क्वेश्चन आया था कंपटीशन में, इसको एक बार और अच्छा करूं, तो देखो इस डायरेक्शन में इसमें एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेता हूं मैं एन के। भाई ये डायरेक्शन तो हुआ डी cos थीटा की, ये रही डी cos थीटा ये वाली, और ये मैंने मान ली किसकी डायरेक्शन, एन कैप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन, और ये किसकी डायरेक्शन है, ये वाली ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है। तो एक बात बताइए मेरे को, यहां आप ये भी तो लिख सकते हो कि यहां थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डी ए वेक्टर एंड एन कैप, नहीं लिख सकते? एन कैप और डी ए वेक्टर के बीच में एंगल है, या ये कह सकते हो एंगल बिटवीन डी ए वेक्टर एंड आर वेक्टर है, टेल टू टेल एंगल लेते हैं भाई। ठीक है, अब जरा सोचो, ये डी ए वेक्टर डॉट एन कैप निकालें अगर हम, डी ए वेक्टर डॉट एन कैप, तो इसे कैसे लिखेंगे, डी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड, और डी ए वेक्टर और एन कैप के बीच में एंगल cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट खोलना आता है? ऐसे ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसे लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर और cos थीटा। ए वेक्टर का मॉडुलस कितना, ए, बी वेक्टर का मॉडुलस कितना, बी, तो आप इसे लिख सकते हो ए बी cos थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी cos थीटा, तो लिखते हो आप। ठीक है, बिल्कुल वैसे इसको लिख दिया, डी ए वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और डी ए और एन कैप को खोल लें, यहाँ पर थीटा किसके बीच में एंगल है, इस जगह पर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है, और यहाँ पर किसके बीच में, डी ए और एन कैप के बीच में एंगल है। तो डायग्राम में डी ए और एन कैप के बीच में तो एंगल दिखाया है। इसका मैग्नीट्यूड देखें तो इसका मैग्नीट्यूड तो डी ए हो गया और इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया। किसी भी यूनिट वेक्टर का देखो इसमें वेक्टर था, अगर ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, अगर कोई वेक्टर है उसका मॉडुलस लेते हैं तो ए आता है, लेकिन अगर कोई यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर सिंबल है, उसका मैग्नीट्यूड 1 आता है। कोई सा यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, और ये cos थीटा, तो ये कितना हो गया, डी ए cos थीटा तो हो गया, ये कितना हो गया, डी ए cos थीटा, डी ए cos थीटा। तो यहां पर आपका इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो, डी ए वेक्टर डॉट एन कैप डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो ऐसे अच्छी तरीके से सीख लें इसको। जब ये गॉस लॉ का मैं प्रूव करूंगा, अगर आपको सॉलिड एंगल नहीं आता होगा तो गॉस लॉ के डेरिवेशन में आपको दिक्कत आएगी, थोड़ी सी समझ में आएगा, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, आर्टिकल में बहुत ही अच्छा पॉइंट है सॉलिड एंगल। ठीक है, एक पॉइंट हो गया। एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं लास्ट। ठीक है, सो ये खत्म हो जाता है, फिर हम आगे देखेंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें सॉलिड एंगल में छोटा सा पॉइंट क्या है कि स्मॉल सरफेस एरिया द्वारा एंगल निकालना हो, सॉलिड एंगल स्फीयर के कोई से भी क्लोज सरफेस के इनसाइड, तो ऐसे बताया जैसे मैंने अभी बताया, आपको इन चीजों का ध्यान रखिए। दूसरा, अगर एंटायर सरफेस एरिया द्वारा निकालना हो, क्लोज सरफेस होना चाहिए, पहले इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लोज सरफेस। इनसाइड क्लोज सरफेस के जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो पॉइंट इनसाइड द क्लोज सरफेस होना चाहिए। और एंटायर सरफेस एरिया द्वारा इनसाइड किसी भी क्लोज सरफेस के इनसाइड पॉइंट, किसी पॉइंट पर सॉलिड एंगल ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन ही होता है। लेकिन हम इसे प्रूव कर सकते हैं केवल स्फीयर वाले केस में, जो भी मैंने करके दिखाया कि एंटायर सरफेस एरिया द्वारा सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड हुआ, 4 पाई स्टेरेडियन। लेकिन रियलिटी ये है कि कोई भी क्लोज सरफेस हो फॉर एनी शेप एंड एनी साइज, उस क्लोज सरफेस के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर एंटायर सरफेस एरिया द्वारा, स्मॉल सरफेस एरिया द्वारा नहीं, एंटायर सरफेस एरिया द्वारा जो सॉलिड एंगल सबटेंड होता है वो ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन ही होता है। ठीक है,
ये बात समझ में आती है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड एंगल कंप्लीट कर दिया मैंने। आगे इसमें देखते हैं, अगला टॉपिक इसमें शुरू होता है गॉस लॉ। देखो मैंने आपको अभी तक 3 टॉपिक पढ़ाए। एरिया के बारे में बताया, एरिया की दर्शन के बारे में बताया। दूसरा मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया, और तीसरा मैंने अभी आपको गॉस क्या पढ़ाया, सॉलिड एंगल। ये तीनों को जब आता है आपको, तब आपका गॉस लॉ कंप्लीट हो जाता है। गॉस लॉ सुनते हैं। अब ये गॉस लॉ क्या है? व्हाट इज द गॉस लॉ? जानते, जितने भी लॉ होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल डिफाइंड होते हैं। ठीक है ना, इनको प्रूफ नहीं कर सकते। जितने भी लॉ हैं, जैसे कूलॉम्स लॉ हुआ, उसका हमने कोई डेरिवेशन किया क्या? आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, क्या उसका कोई फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था? क्या हमने कोई प्रूफ किया था? तो जितने भी लॉ वर्ड आ जाता है पीछे, वो सब एक्सपेरिमेंटल वेल डिफाइंड होते हैं। हम उन्हें केवल रीड कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, ड्राइव नहीं कर सकते, उनका डेरिवेशन नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बोलता हूं, ये गॉस लॉ क्या है? तो देखो, गॉस लॉ एक साइंटिस्ट का नेम था। उसने एक किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एक फॉर्मूला दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। वो क्या है जरा समझते हैं। देखो, इसने कहा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। जो क्लोज सरफेस होते हैं वो 3D फिगर होते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये इंपॉर्टेंट है। एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। देखो, ये होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस। ये है भाई, ये आपकी गॉस लॉ है। और इसी सेंटेंस को आप यहां लिख दीजिए, तो इसका नाम बता दीजिए। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन जानते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, गॉस लॉ जो लगा सकते हैं वो क्लोज सरफेस पे लगा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन अ फ्री स्पेस, है ना। ये जो फॉर्मूला हमने दिया है फ्री स्पेस के लिए दिया है, वैक्यूम वगैरह। ठीक है ना, फ्री स्पेस समझते हो, जहां वैक्यूम हो, कुछ नहीं, कोई मीडियम ना हो। इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1/ε0। ये 1/ε0 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई तो हो रहा है। कहते हैं 2, हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि 2 टाइम्स ऑफ x, 3 टाइम्स ऑफ x। तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 का मल्टीप्लाई x में हो रहा है। तो 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज, इस पर भी ध्यान देना, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस। ये है गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इन फ्री स्पेस, इसका नाम हो गया, देखो इसका नाम बोल दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स नेट चार्ज इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस। तो देखो, ये वाला आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूले का? जैसे अगर हम कोई एक क्या ले लें, एक हम क्लोज सरफेस ले लें, जैसे स्फीयर ले लें, हम ये स्फीयर ले लिया, है ना। ये हमने एक स्फीयर ले लिया, ठीक है। और इसके इनसाइड हमने क्यू चार्ज रख लिया सेंटर पर, यहां पे एक चार्ज रख लिया इनसाइड। तो बताओ इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इसके कितना, इस स्फीयर के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, ये बता रहे हैं।
तो सरफेस इस स्फीयर ले लिया, उसके सेंटर पे एक चार्ज प्लेस्ड है, तो इसके सरफेस से, स्फीयर के सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो निकालने की कहे तो कैसे निकालेंगे? तो इस फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज कर लो आप। अभी तक हम जो फॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालते थे तो हम ये कहते थे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे निकालते थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन गॉस ने एक थ्योरम बनाई, उसने कहा कि आप ऐसे छोड़ो कोई भी क्लोज सरफेस, लेकिन ये वैलिड है केवल क्लोज सरफेस के लिए, सबके लिए वैलिड है, किसी भी क्लोज सरफेस हो ओपन सरफेस सबके लिए वैलिड है ये वाला फॉर्मूला। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला जो गॉस लॉ है वो केवल क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसके लिए आप डायरेक्ट निकाल लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे मत करो, ऐसे कर लो डायरेक्ट। कैसे? इस फॉर्मूले का यूज करके। तो इस क्लोज सरफेस स्फीयर से एफ स्फीयर है ना, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है तो 1/ε0 लिखो। इस स्फीयर के अंदर कितना चार्ज प्लेस्ड है टोटल, तो क्यू लिख लो, ठीक है ना आपका ये ध्यान रखना। लेकिन ये वाला कोई बच्चे किसी बच्चे से ये पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बता, गॉस लॉ का फॉर्मूला बताओ, तो मोस्टली बच्चे क्या कहता है फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें क्यू नहीं बोलना, नेट चार्ज बोलना है, वो भी इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज बंद है क्यू, तो क्यू लिख दिया, ठीक है आया। अगर आप ऐसे कर लेते, इतना समझ में आया आपको, अगर आपने ऐसे कर लिया और देखो ये हो गया है ना, अब देखो ये +2 चार्ज है तो इसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना आती हैं। +2 चार्ज के लिए इसी सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना देते, ऐसे, याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पॉइंट चार्ज से अभी होती हैं टूवर्ड्स होती हैं, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई यहाँ की, ऐसे पॉजिटिव चार्ज से अभी, ठीक है ना, ऐसे तो होता था। और ये लीव कर रही है सरफेस से या एंटर कर रही है, तो सरफेस से लीव कर रही है बाहर, और जब लीव करती है सरफेस से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो देखो पॉजिटिव है, सरफेस से तो लीव ही तो कर रही है, इस सरफेस से ये लीव कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे समझ में आया आपको? और ये लीव कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव 1/4πε0 क्यू। तो ये बताओ इस सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं, तो हम कहेंगे 1/ε0 इंटू क्यू। आप इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कह सकते हो, इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग perpendicularly through number of electric field lines passing perpendicular to the surface, इसी को हम क्या बोलते थे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। तो अगर एक स्फीयर है उसके सेंटर पर क्यू चार्ज प्लेस्ड है तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस से पास हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाय क्यू। Q/ε0 इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस स्फीयर के सरफेस से पास हो रहा है, ठीक है। अब इसका हमें डेरिवेशन करना है, गॉस लॉ का प्रूव करना है, ठीक है। वैसे इसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन इसको समझने के लिए हम इसका डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, फिर भी हम इसको एक प्रूव करके क्वेश्चन पे जो आपका 12th होता है उसमें क्वेश्चन आता है कि गॉस लॉ किसे कहते हैं और उसको प्रूव करके दिखाइए। तो गॉस लॉ का डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, जरा समझें। तो देखो गॉस लॉ का डेरिवेशन पे ध्यान देना अच्छी तरीके से, इंपॉर्टेंट है। जब 12th करते हो तो गॉस लॉ डिफाइन करिए और उसको प्रूव करके दिखाइए। ये बहुत आता है, काफी आता है। इसके डेरिवेशन में कई पॉइंट छुपे हुए हैं। हमारा एम उस डेरिवेशन में जो पॉइंट हैं उनको कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। जरा समझते हैं। गॉस लॉ का डेरिवेशन दो तरीके से कर सकते हैं, एक सिमेट्रिकल मेथड से और एक अनसिमेट्रिकल मेथड से। सिमेट्रिकल वाला मेथड सभी किताबों में होता है, क्योंकि गॉस लॉ जो वैलिड है मोस्टली वो जितने भी हैं वो सिमेट्री फॉर्म में करते हैं। गॉस लॉ को सिमेट्री होनी चाहिए उस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। लेकिन हम अनसिमेट्री वाले से भी करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गॉस लॉ किसे कहते हैं और अनसिमेट्रिकल मेथड से इसका डेरिवेशन करिए, ठीक है।
शुरुआत करते हैं सिमेट्री वाले मेथड से। अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये कर लेना, सेकंड वाला अच्छा लगे तो सेकंड वाला कर लेना। ठीक है, जरा समझते हैं, डेरिवेशन प्रूव कर रहे हैं, प्रूफ। ठीक है, गॉस लॉ का। तो देखो एक हमने क्या बना लिया भाई, एक स्फीयर बना लिया, ये एक स्फीयर बना लिया, बड़ा बना लिया काफी यार, एक स्फीयर बना लिया, ये स्फीयर बना लिया। ठीक है, ये 3D फिगर हो गया, क्लोज सरफेस हो गया, आप इसे क्लोज सरफेस कहो। ठीक है, इसके सेंटर पर हमने क्यू चार्ज रख दिया। अब हमसे गॉस लॉ को प्रूव करना है, गॉस लॉ को प्रूव करना है, दैट मींस हमें ये प्रूव करके दिखाना है, प्रूव करना है हमें, शो करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है सरफेस से पास होने वाला 1/ε0 इंटू क्यू होगा। अगर हम ये प्रूव कर दें, ये वाला लाइन प्रूव करनी है, इसका यूज नहीं कर सकते आप, प्रूव करना है, तो ऐसे ही प्रूव कर दें तो गॉस लॉ का डेरिवेशन हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो जरा देखो, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, ये तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये। ठीक है, तो यहीं से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताओ, क्या आप इसमें इस फिगर में क्या टोटल एरिया की दर्शन शो कर सकते हो? इस फिगर में आप टोटल एरिया की दर्शन शो कर सकते हो? तो नहीं कर सकते, क्योंकि एरिया की दर्शन जो होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है, और सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है। तो देखो अगर यहां पे दिखाएं तो ऐसे आएगी, और यहां दिखाएं तो ऐसे आएगी। तो देखो एरिया की दर्शन ऐसे बोलेंगे तो कितनी दर्शन हो गई, तो ये टोटल एरिया की दर्शन नहीं है, ये किसकी डायरेक्शन है? इस जगह पर जो स्मॉल इसका स्मॉल पार्ट का एरिया होगा ये वाला, उसके स्मॉल पार्ट की एरिया डी है, और ऐसे इस जगह पे जो स्मॉल पार्ट होगा इस सरफेस एरिया, उस सरफेस एरिया डी है। स्फीयर के एक स्मॉल पार्ट का एरिया की दर्शन दिखाई है सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ठीक है, तो देखो एक ही दिखा देते हैं, ऐसे मैंने दिखा दिया। ठीक है, सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है ये एरिया की दर्शन दिखाना, जरूरत है ना। देखो एक ही थीटा चाहिए, तो थीटा किसके बीच में एंगल होता है? एंगल बिटवीन ई एंड एरिया की दर्शन के बीच में एंगल। तो एरिया की दर्शन शो करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? तो कर दी मैंने यार। ठीक है, डी। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा था, तो प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं, तो प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे या टुवर्ड्स? तो अवे। प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती थी? अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे। और लाइन जॉइनिंग क्या रहा, क्योंकि ऐसे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, ये पीछे पढ़ाया है मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, ड्यू टू क्यू चार्ज, ड्यू टू क्यू चार्ज। E इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ाया था, याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये देखो ये हमने पढ़ा है कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू क्यू चार्ज, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। आर क्या है? क्यू और P के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन। यहां पे जो डिस्टेंस लिखते हैं वो क्यू और P पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखते हैं हमेशा। और प्लस क्यू चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है? प्लस लाइन जॉइनिंग के अलोंग, ये लाइन जॉइनिंग होगी, P और P पॉइंट को लाइन जॉइन कर लो, उसके अलोंग और अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज से अवे। ठीक है, देखो अवे दिख रही डायरेक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज होता ये माइनस के क्यू चार्ज और ये P पॉइंट होता, ये डिस्टेंस R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस के क्यू, तो E इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज होना चाहिए, तभी फॉर्मूला वैलिड है। पॉइंट चार्ज के लिए ये फॉर्मूला जो वैलिड है, ये भी मैंने बताया है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, सबके लिए वैलिड नहीं होता ये फॉर्मूला। पॉइंट चार्ज के लिए कितना होगा? तो साइन पुट करेंगे क्या? वेक्टर क्वांटिटी है, चार्ज का साइन पुट नहीं करते। और माइनस क्यू कैसे निकालें? साइन तो पुट नहीं करेंगे, P पॉइंट पे निकालें तो इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन, जो कि डायग्राम कितनी है? R स्क्वायर। फिर सर ये जो सेम वैल्यू आ गई, फिर अंतर क्या है सर? माइनस के क्यू होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है ना, ये याद ही करनी होती है हमें, पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स। ठीक है, चलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए। फिर देखते हैं, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी जरूरत है ना हमें। ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला, हमें ये प्रूव करना है, ये नहीं करना है। ठीक है नहीं, हमें ये प्रूव करना है इस सरफेस से, जो एंटायर सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो इतना हो रहा है। अगर ये प्रूव कर देंगे तो गॉस लॉ का डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हमें एरिया की डायरेक्शन चाहिए, तो हमने दिखा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का यूज कर सकते हो। सबसे पहली लाइन यही होगी, ये पी पॉइंट मान लेते हैं, छोटा सा पॉइंट होगा, तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर, और ये डिस्टेंस हम R मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला यूज कर लिया जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। क्यों यूज किया समझ में आया? क्यों यूज किया? सीधा सिंपल है भाई, इस वाले फ्लक्स से निकालना है, फ्लक्स ही तो है तो फ्लक्स निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। E की वैल्यू चाहिए तो E की वैल्यू निकाल ली भाई। इसमें क्या E है कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, E को हटाना पड़ेगा, तो E को हटा दिया ना। देखो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, E गायब हो जाएगा यार, Q आ जाएगा। देखो ठीक है, अब ये बताओ आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो वो स्मॉल एरिया डीए से निकाल रहे हो या टोटल सरफेस एरिया से निकाल रहे हो? स्मॉल एरिया डीए से। आपका ये जो स्मॉल एरिया है, इस इतने स्मॉल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा वो निकाल लें। तो लिख देंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो हम अब क्या करें, स्मॉल एरिया डीए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लें। देखो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकालना है, लेकिन हम स्मॉल एरिया डीए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डीए। याद है स्मॉल एरिया डीए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला याद है? डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। डी फाई लिख रहा है, डी फाई। ये एंटायर सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने तो फाई, स्मॉल एरिया डीए से निकालने तो डी फाई। हम इस समय स्मॉल एरिया डीए से तो फ्लक्स निकाल रहे हैं कि इस वाले स्मॉल एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलना है। ठीक है नहीं, तो डी फाई निकाल लें। ई की जो वैल्यू है वो यहां रख दो। क्यों पुट कर रहे हैं समझ में आ रहा है? इसीलिए पुट कर रहे हैं कि देखो जो हमें प्रूव करना है वो ये है कि इस पूरे सरफेस से, इस पूरे होल सरफेस से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। लेकिन हमने ये पूरे होल एंटायर सरफेस से फ्लक्स निकाल लें कि स्मॉल एरिया डीए से निकाल लें? स्मॉल एरिया डीए से निकाल लें पहले। लेकिन जो प्रूव करना है उसमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को एलिमिनेट करने के लिए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, वैल्यू पुट कर देते हैं। E की डायरेक्शन दिखाते हैं तो प्लस क्यू चार्ज से कैसे दिखाते हैं? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज से अभी तो होती है, और लाइन जॉइनिंग कलम होती है, तो दिखा दी। थीटा यहाँ E और DA के बीच में एंगल हो गया, थीटा कितना है आपका? 0 डिग्री। ये किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन E एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया DA, थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, E और DA के बीच में एंगल 0 डिग्री, तो यहां 0 डिग्री रख दो। तो डी फाई इज इक्वल टू E की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 Q ओवर आर स्क्वायर, और ये DA, और cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी? +1। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया DA 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर DA। लेकिन हमें तो इस एंटायर सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि इस स्फीयर के एंटायर सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, इतना पास हो रहा है, ये प्रूव करना है। ये तो स्मॉल एरिया से निकला है। अब क्या करें? तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। कैसे? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एंटायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ऐसे। तो फाई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई।
देखो डी फाई मैंने आपको बताया था, डी फाई बराबर तो स्मॉल एरिया से हो तो ये लिखते हो आप, लेकिन अगर आपका इसका इंटीग्रेशन कर दोगे बोथ साइड का इंटीग्रेशन, तो डी फाई इंटीग्रेशन बराबर इंटीग्रेशन ए डी ए कॉस थीटा, डी फाई कंडीशन तो फाई हो गया, ठीक है नहीं, तो ये इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। ये अब एंटायर सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। देखो सोचो, थोड़ा सा समझते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आपने जो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला ये वाला, वो इस स्मॉल एरिया से, इतने स्मॉल एरिया से ये चार्ज रखा है क्यों इस जगह पे सेंटर पर, इतने वाले स्पेयर सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इतने स्पेयर, इतने स्मॉल एरिया डीए से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट किया, इतना स्मॉल एरिया से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। लेकिन हमें तो इस एंटायर सरफेस एरिया से, एंटायर सरफेस एरिया से, एंटायर सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि कितनी इस एंटायर सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से, जो उस सरफेस से नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो काउंट करेंगे उन्हीं को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। तो इस एंटायर सरफेस से चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लीव किया उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो एक स्मॉल एरिया से यहां से निकाल लिया, फिर स्मॉल एरिया यहां से निकाल लिया, फिर स्मॉल एरिया से ऐसे, है ना, फिर इस स्मॉल एरिया से, तो इन सभी स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा नहीं कि यही यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी स्मॉल एरिया, यहाँ पे भी स्मॉल एरिया, सब पूरे सरफेस पर जो जितने भी स्मॉल एरिया हैं उन सब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो और फिर उन सबको ऐड कर दो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। इससे मान लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, डी फाई, इससे वाले डी फाई, इस वाले स्मॉल एरिया से डी फाई, और इन सभी डी फाइयों को आप क्या करो, ऐड कर दो, तो पूरे एंटायर सरफेस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो निकल आएगा। अब ऐड करें तो इंटीग्रेशन का मतलब सम से तो होता है, मतलब सबको ऐड कर दें, ठीक है ना। इंटीग्रेशन डी फाई का मतलब, यहाँ इंटीग्रेशन डी फाई का मतलब, ये देख लेते आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है आ रहा है। डी फाई का मतलब डी फाई प्लस डी फाई प्लस डी फाई एंड सो ऑन है, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो एंटायर सरफेस एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आता है, पहले स्मॉल एरिया से निकाला, अब इसका इंटीग्रेशन कर दें, तो वैल्यू पुट कर दें। तो देखो इंटीग्रेशन ये रख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो ये क्लोज सरफेस है, कैसा है, क्लोज सरफेस है, तो इसमें हम यहाँ इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस, ये जो गोला सा बनाया है ना, इसका मतलब है इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस। लेकिन ये जब लगाओ तभी लगाना जब क्लोज सरफेस हो, 3D फिगर हो, तब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो तो आप इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस लगा सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन लगा के कितना हो गया, Q/R² dA, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक क्लोज सरफेस लगाना है, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस, ठीक है ना। इसका मतलब केवल इंटीग्रेशन, इसका मतलब इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। इसके बाद आगे अब अगर हम बढ़ते हैं, इसमें आगे हम बढ़ते हैं तो देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा है डी। देखो इसको, इसके आगे दो तरीके से कर सकते हैं, इसके आगे डेरिवेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो सॉलिड एंगल के बेसिस पर कर सकते हैं और एक विदाउट सॉलिड एंगल के बेसिस पर कर सकते हैं। एक विदाउट सॉलिड एंगल, अगर सॉलिड एंगल कंसेप्ट यूज नहीं करना है तो आप सिंपल तरीके से कर सकते हो, और एक कर सकते हैं सॉलिड एंगल के कंसेप्ट पर, ठीक है। तो देखो मैं इसे सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से भी बताऊंगा आपको और विदाउट सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से भी बताऊंगा, आपको जो भी अच्छा लग रहा हो वो कर लीजिए, ठीक है। जरा समझिए यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो कैसे प्रूव कर रहे हैं आगे। तो देखो इसमें एक पहले हम विदाउट सॉलिड एंगल के कंसेप्ट पे कर रहे हैं, सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से नहीं कर रहे। तो देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, डीए, तो बाकी का सारा बाहर निकाल लो। तो बाहर निकालोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। चार्ज Q कांस्टेंट है, उसके सरफेस से डिस्टेंस जो है, कोई सा भी डिस्टेंस, देखो स्मॉल सरफेस है तुम यहाँ पे मानते हैं तो ये डिस्टेंस आ रही रहती, तो आर कांस्टेंट टर्म ही तो है, बदल नहीं रहा, समझ में आपको यहाँ तक, तो इसलिए बाहर आ सकता है। तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी, इंटीग्रेशन बाई क्लोज सरफेस डी, ऐसे। तो जानते हो डीए 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 इन सभी, ये डीए किसका पार्ट है,
डीए इस स्फीयर के एक छोटे से पार्ट का स्मॉल एरिया है, स्फीयर का सरफेस का एक पार्ट है, स्मॉल एरिया उसका डीए। अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो टोटल एरिया निकल आएगा पूरे होल स्फीयर का। तो कितना हो जाएगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इंटीग्रेशन का मतलब डीए प्लस डीए प्लस डीए, तो सभी डीओ को जोड़ोगे तो पूरे स्फीयर का टोटल एंटायर सरफेस का टोटल एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो कितना ले सकते हैं Q ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रेशन डीए मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। इसकी रेडियस आर है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया टोटल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया ये 4 पाई आर स्क्वायर। अब जरा देखो इस 4 पाई से तो ये 4 पाई कट गया और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फ्लक्स कितना आया फाई इज इक्वल टू आया यहां कितना Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये देखो ये प्रूफ हो गया गॉस लॉ। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई, ये तो इस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है Q। तो आप लिख सकते हो ये Q का नाम क्या है टोटल चार्ज या नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई क्लोज्ड सरफेस। तो यही तो गॉस लॉ है हमारी। ये जो Q है भाई ये इस क्लोज सरफेस स्फीयर के अंदर ही तो है, तो आप लिख सकते हो टोटल चार्ज, और Q ही चार्ज टोटल है उसके अंदर, तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये बन गया, प्रूफ हो गया। डेरिवेशन समझ में आया आपको? डेरिवेशन का लेकर बहुत ही इजी डेरिवेशन है। देखो हमें प्रूफ तो ये करना है। गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये होता है फाई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाइड बाई टोटल चार्ज इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस। अब ये प्रूव करना है, मतलब इस डायग्राम के लिए टोटल चार्ज कितना है Q, तो ये प्रूव करना है। तो ये तो हमारे पास पहले से कितना कौन सा फॉर्मूला होता है? हमारे पास पहले से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर EA cos थीटा, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटायर सरफेस एरिया से पास हो रहा है ना। तो आप देखो ये हमारे पास फॉर्मूला, इसका यूज करेंगे। सबसे पहले एरिया की डिस्टेंस दिखाओ, क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल चाहिए थीटा। जब एरिया की डिस्टेंस दिखाओगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की डिस्टेंस के बीच में एंगल बनेगा, और एरिया की डिस्टेंस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहरी तरफ होती तो हमने बना दी एक। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस दिखाओ ड्यू टू पॉइंट चार्ज लाइन जॉइनिंग अलोंग पॉजिटिव चार्ज से, अभी E और DA के बीच में एंगल आ गया 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल लो P पॉइंट की वजह से इतना, ये निकाला क्यों? क्योंकि हमें इस जो प्रूव करना है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए नहीं, जबकि इस वाले फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का यूज कर लीजिए, तो कर लिए। अब स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, स्मॉल एरिया से निकालना पड़ेगा क्योंकि बेटा इस पूरे स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती नहीं है। टोटल एरिया की डायरेक्शन हर पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज होगी, तो हम एक स्मॉल एरिया का से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्मॉल एरिया DA, E की वैल्यू पुट कर दो, DA रख डी की कॉज थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ये आ गया। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इंटीग्रेशन कर दो, फिर सॉल्व कर लिया। देखो ये प्रूफ हो गया आपका आपके सामने। तो देखो ये तो विदाउट किसके हो गया? सॉलिड एंगल पे, लेकिन इसे हम सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से प्रूव करते हैं। देखो जरूर सीखना है इसको, सॉलिड एंगल वाले को। फिर मैं एक पॉइंट बताऊंगा आपको बहुत अच्छा वाला, ठीक है? तो देखो ये यहां से उठा देते हैं भाई इसको, ठीक है? आपको ये ज्यादा अच्छा है उससे, ठीक है? मैं तो इसी बेसिस पर करता हूँ, सॉलिड एंगल के बेसिस पर। तो एक बताओ, ये स्मॉल एरिया इस जगह इस पॉइंट सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर ये जो सॉलिड एंगल बना रहा है डी ओमेगा, तो इस जगह पे जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल डी ओमेगा, तो ये आर है बेटा आपकी डिस्टेंस आर, तभी तो आपने यहां आर का स्क्वायर लिखा था पॉइंट चार्ज की वजह से, ये आर है। तो आर का स्क्वायर और आर के अलोंग वाला एरिया कितना है? DA, तो ये DA, तो DA बटे आर स्क्वायर सॉलिड एंगल हो गया। देखो ये वाला, तो आप एक काम करिए, DA ओवर आर स्क्वायर की जगह पर, इसकी जगह पर सॉलिड एंगल लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो? इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सॉलिड एंगल इज D ओमेगा। इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन है? बाहर आ गया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन D ओमेगा, ठीक है? तो देखो D ओमेगा का अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम,
तो डी ओमेगा प्लस डी ओमेगा प्लस डी ओमेगा, है ना, जैसे ये स्फीयर है, ये डी ओमेगा हो गया इस स्मॉल एरिया द्वारा, ये डी ओमेगा, ये इस स्मॉल एरिया द्वारा डी ओमेगा ये वाला, ये स्मॉल एरिया द्वारा डी ओमेगा ये वाला। अगर हम इस सभी डी ओमेगा को ऐड कर लें तो एंटायर सरफेस एरिया द्वारा पूरे सरफेस के द्वारा सॉलिड एंगल निकल आएगा। और मैंने पीछे पढ़ाया था आपको सॉलिड एंगल के कंसेप्ट में कि एंटायर, देखो ये डी ओमेगा हो गया सॉलिड, थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं भाई, एक प्रूव करना इसे खा देते हैं, यहां लिख देते हैं टोटल सॉलिड एंगल एंड बाय टोटल सॉलिड एंगल फॉर एंटायर सरफेस एरिया इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ये इंटीजर लगा हुआ ना, अगर इंटीजर नहीं लगा होता तो स्मॉल एरिया द्वारा सॉलिड एंगल, इंटीजर लगा हुआ टोटल एरिया द्वारा सॉलिड एंगल, समझ में आ रहा है। तो कितना होता है 4 पाई स्टेरेडियन, मैंने पीछे बताया था आपको। तो आप इस जगह पर लिख सकते हो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई, और 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो कितना आ गया आपका Q ओवर एप्सिलॉन 0। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ। देखो इसका डेरिवेशन हम ऐसे भी कर सकते हैं, वही रिजल्ट आ गया कि नहीं, सेम टू सेम रिजल्ट आ गया ना, ठीक है। समझ में आया आपको, ये वाली बात समझ में आई। इस तरीके से भी कर सकते हैं सॉलिड एंगल के कंसेप्ट पर। ये सिमेट्रिकली मेथड से मैंने प्रूव किया। इसमें आप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा याद रखना। जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना है Q अपॉन 4 पाई। अगर स्मॉल एरिया से निकालते हैं, देखो जरा इसको देखो, यहां आप इसको भी तो डी ओमेगा ले सकते हो, इसको डी फाई, स्मॉल एरिया से, इसे स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, तो डी फाई, इसको क्या ले सकते हो आप डी ओवर आर स्क्वायर, इस जगह पर डी ओवर आर स्क्वायर सॉलिड एंगल ले सकते हो डी ओमेगा, तो आप इसे ऐसे ले सकते थे कि नहीं 1 अपॉन 4 पाई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। तो आप इस रिजल्ट को याद रखना, डी फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। इस रिजल्ट को थोड़ा सा आगे ध्यान रखना, इसको मैं यूज करूंगा आगे भाई। देखो आपके सामने निकाला यार, स्मॉल एरिया डीए से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी ओमेगा। डी ओमेगा क्या है, उस स्मॉल एरिया द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल है। इसका मैं यूज करूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं आपको वहां पे, ठीक है नहीं। इस पॉइंट को समझ लीजिए अच्छी तरीके से। अब इसका एक डेरिवेशन और है, किस मेथड से, अनसिमेट्रिकल मेथड से। देखो मैं आपको जब ये पूरा होगा ना गॉस लॉ, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है नहीं। पहले आप इसको सीखिए इतना, ठीक है, अच्छी तरीके से समझिए, क्लियर है। एक अनसिमेट्रिकल मेथड से, अनसिमेट्रिकल मेथड का मतलब है कि ये जो हमने स्फीयर लिया है, तो ये सिमेट्री फॉर्म लिए है, स्फीयर एक सिमेट्रिकल सरफेस है, आ रहा है कि नहीं। और एक हम इरेगुलर सरफेस ले लें, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे, ऐसे भाई कोई भी क्लोज सरफेस ले सकते हो, एनी क्लोज सरफेस ऐसे ले लें, इसके यहाँ पे चार्ज रख दें क्यों। अब बताओ इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इसका डेरिवेशन करके दिखाओ सर गॉस लॉ का, कि कितना आएगा। आपने कहा कि फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस, तो क्यों, यही तो होना चाहिए। तो इसे प्रूव करो इसी तरीके से, ठीक है नहीं। तो देखो इसका कल डेरिवेशन करेंगे हम, कल के वीडियो में डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। चलते हैं कल देखते हैं, ठीक है।